नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 2024 के चुनावी घमासान में पहले चरण का मतदान हो चुका है और पहले चरण के मतदान के बाद विपक्ष ने फेयर पॉलिटिक्स का दांव और तेजी से लगाना शुरू कर दिया और इसकी एक झलक उत्तर प्रदेश, बंगाल से लेकर हैदराबाद तक दिखाई दे रही। और इसी कड़ी में सबसे नया चेहरा हैदराबाद के भाईजान ओवैसी भी हैं, जिन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को अब बुलडोजर का डर दिखा दिया। अब ऐसे में सवाल यह कि फर्स्ट फेज में ही मिलने लगा है 400 का इशारा। क्या इसीलिए विपक्ष वोटों के लिए डर का सहारा ले रहा है? बहस में आगे बढ़ेंगे, मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते ताकि आप समझ जाएं कि किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। अगर आप निकल कर वोट नहीं डालेंगे तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप उन ताकतों की तायीद कर रहे हैं जो बुलडोजर के जरिए गरीबों का घर तोड़ रहे हैं। भगवा का डर दिखाने वालों की कतार में आखिरकार हैदराबादी भाईजान भी आ गए हैं। वो भी इक्का दुक्का नहीं, फेयर पॉलिटिक्स की पूरी किताब ही खोल दी असदुद्दीन ओवैसी ने। एनआरसी, यूसीसी और सीए लागू किए जाने और संविधान बदलने का डर तो ओवैसी पहले से ही दिखा रहे थे। अब घरों पर बुलडोजर चलने का डर भी दिखाने लगे हैं। ये वही ओवैसी हैं जो बीजेपी और आरएसएस को ताल ठोककर खुली चुनौती दिया करते थे, लेकिन इनके बदले बोल बता रहे हैं कि 2024 के घमासान में करारी हार की आशंका इन्हें अंदर खाने लगी है। 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है, ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। 2024 के चुनाव में बीजेपी मोदी की गारंटी गिना रही है तो विपक्षी नेता वोट के लिए चुनावी मुद्दों से ज्यादा जनता को डराने का दांव आजमा रहे हैं। दिलचस्प तो यह है कि इंडी गठबंधन के 28 दलों में ज्यादातर ने अपने अलग अलग मैनिफेस्टो चुनावी मैदान में उतारे हैं, लेकिन डराने के नाम पर सब एक सुर से कह रहे हैं इस बार मोदी सरकार बनी तो भारत का संविधान बदल जाएगा, समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा, देश से आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, चुनाव बंद हो जाएंगे, तानाशाही आ जाएगी, सीए एनआरसी लागू होगा तो मुसलमानों को मुश्किलें होंगी, और तो और अग्निवीर की तर्ज पर पुलिस की नौकरी भी 3 साल की कर दी जाएगी। यही तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं। ये बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो 4 साल की फौज की नौकरी की है, इन खाकी वालों की 3 साल नौकरी होगी। 3 साल से ज्यादा नौकरी नहीं कर पाओगे। बताओ ये किसके साथ खड़े होंगे जब इन्हें पता लगेगा कि इनकी तो नौकरी केवल 3 साल की है। फौज की नौकरी कितने साल की? और अगर इनकी नौकरी इन्होंने बीजेपी वालों ने कर दी 3 साल की तो ये क्या करेंगे जाके घर पर? गजब तो यह है कि जनता को डराने का खेला वो कर रहे हैं जिनके वोट बैंक में खुद सेंध लगी हुई है। 7 चरण के चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के पक्ष में बम्पर वोटिंग का दावा कर रहे हैं तो ये बात विपक्ष की नींद उड़ा रही है। ओवैसी का फेयर पॉलिटिक्स पर उतर जाना इस बात पर मुहर लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देख लिया। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं नाहिद लारी खान साहब, दानिश कुरैशी जी एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, चांद मोहन शर्मा जी हमारे साथ में कांग्रेस की तरफ से हैं, और हमारे साथ में सौरभ सिकदर जी बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं, नाजिया इलाही खान राजनीतिक विश्लेषक। आज मैं सोच रहा हूं कि आज जितने भी पॉलिटिकल रिएक्शन है वो ना लिए जाएं। आज सबसे पहले जो राजनीतिक विश्लेषक है नाजिया इलाही खान, उनसे मैं बात करता हूं। नाजिया जी, क्या ऐसा हो रहा है कि ये डर का सहारा लिया जा रहा है
क्योंकि बीजेपी बोल रही है कि हम तो भाई बहुत आगे निकल रहे हैं, 400 प्लस का टारगेट लेकर चल रहे हैं, पहले चरण में ही बहुत अच्छा हमें बेनिफिट मिलेगा, और इसीलिए शायद क्या विपक्ष डर का सहारा ले रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष पर। देखिए, पूरे देश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। देश की सेना से लेकर के जीडीपी से लेकर के, और सबसे ज्यादा तो मुसलमान पसमानदा लोगों के हित में जो काम हुआ है, शिक्षा पर जो काम हुआ है, महिलाओं को शिव शक्ति का जो इनाम मिला है, ये सारे मुद्दों को देखते हुए देश को दोबारा चौकीदार के हाथ में देने के लिए जनता बिल्कुल तैयार है। बल्कि मैंने तो कहा है कि 400 सीटें तो भारत के प्रधानमंत्री अपने बल पर लेकर आ रहे हैं, और 11 सीटें हम मुसलमान बेटियां उनको तोहफे के रूप में, शगुन के रूप में देंगे, क्योंकि पहली बार भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने देश की मुसलमान बेटियों के बारे में सोचा, उनके दर्द और उनके पीड़ा के बारे में सोचा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार 411 पार, मैं तो ऐसा सोच रही हूँ, क्योंकि योजनाएं अगर गिनाने बैठूं तो 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा, और खास करके महिलाओं को शक्ति के रूप में जो दिखाया गया है, महिलाएं रोड पर उतर करके भारत के प्रधानमंत्री का प्रचार कर रही हैं। हालांकि उनका कोई पॉलिटिकल संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी कर रही हैं। अच्छा ठीक है। सौरभ सिकदर जी, जरा मेरे को बताइए, जो आप लोग बार बार कह रहे हैं फियर पॉलिटिक्स, ये क्यों आपको लगता है कि जो विपक्ष है वो फियर पॉलिटिक्स इस वक्त उसका सहारा ले रहा है? ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, विपक्ष के पास ना तो कोई लक्ष्य है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई लीडरशिप है, और देश के लोग ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त सरकार केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकता है, जो देश को और आगे लेके जाएगा, देश को अभी तीसरी अर्थव्यवस्था के तरफ ले जाएगा, देश को विश्व गुरु के तरफ ले जाएगा। तो लोग यहाँ पे विकास के साथ रहेगा या घोटाले के साथ रहेगा, देश यहाँ पे जुमले के साथ रहेगा या उन्नयन के साथ रहेगा, ये तो देश का जनता मन तैयार कर लिया है। कल आपने देखा है, पहली फेज का जो वोटिंग हुआ है, वही झड़प हुआ है, वही हिंसा हुआ है, जहां पे विरोधी को पता लग गया कि वो लोग हारने वाला है। बंगाल में कल देखिए, केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक जी के वहां सुबह 7 बजे तक तृणमूल लगे हुए थे कि लोग क्यों वोट ना दे, लोग को डराया गया, धमकाया गया, मारा गया। तो इसके बावजूद भी लोग भारी तनाव से आए, वोटदान किए। मणिपुर में भी ये वोटदान, तो आपको लग रहा है वो सारे वोट आपको ही गए होंगे? नहीं, हम तो भैया बोलते हैं कि जनता जनार्दन है। जनता को वोट दिलवाना हमारा काम है, जनता अपना वोट दान कर पाए, ये अपना काम है, और जनता उसे ही देगा जो काम किया है। हमने काम किया है तो हमको लगता है कि अच्छा ठीक है, यानी आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं ना। चलिए ठीक है। कुरैशी जी, ये बताइए, ये अजदुद्दीन ओवैसी साहब, बार बार ये कहा जा रहा है कि अजदुद्दीन ओवैसी साहब, इस वक्त सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी में नजर आ रही है तो वो अजदुद्दीन ओवैसी साहब में आ रही है, और इसीलिए जब भी मुसलमान भाइयों के बीच में जा रहे हैं तो उनको डराने की कोशिश की जा रही है कि अगर मोदी आए तो ऐसा हो जाएगा, अगर मोदी आए तो वैसा हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये सारी बातें की जा रही हैं। क्या ये डर इसीलिए है क्योंकि लग रहा है सत्ता हिल रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग इस मुकाबले में है कि सत्ता हिल रही है, वो मैं समझता हूं कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक उनको उस मुकाबले में रहना भी चाहिए। अच्छा है, ताकि बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। रह गई बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सीट पे, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो सीट है उस पर लड़ाई लीड की है, और पिछली बार से और ज्यादा लीड के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, सवाल ये है कि तेलंगाना या हैदराबाद का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं अकेले उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे नहीं लड़ते, बल्कि पूरे देश में जहां जहां दलित, मुस्लिम, पिछड़ा जो भी है, उनके ऊपर जब जुल्म और ज्यादती होती है तो वो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए पार्लियामेंट में। जी, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आपने ये बोला है कि अब जो डिफरेंस है वो कितना ज्यादा बढ़ेगा, लड़ाई इस बात की है। लेकिन 2009, 2014, 2019 के थोड़े से आंकड़े थे कि ओवैसी साहब जैसे 2009 में 3,08,000 मिले, 2014 में 5,13,000 और 2019 में 5,17,000 वोट मिले। लेकिन बीजेपी के अगर देखा जाए तो बीजेपी 2009 में जहां मात्र 75,000 थी, उसके बाद 3,11,000, फिर 2,35,000, मतलब बीजेपी के काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ओवैसी साहब में इतना ज्यादा अंतर शायद नजर नहीं आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि
और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात अगर की जाए तो 2014 से पहले 2014 में, 2014 के बाद 19 में और अब 2024 में मुझे लगता है कि जिस तरीके की उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से देश के मुद्दों को एड्रेस करने का जो सबसे बड़ा कॉर्नर पार्लियामेंट की उस सीट पे बनता है, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और दूसरे पीछे इम्तियाज जलील साहब, ये दो ही लोग ऐसे हैं जो आवाम के मुद्दों को एड्रेस आवाम का मुद्दा क्या ये है? आवाम का मुद्दा क्या ये है कि भारत का संविधान बदल जाएगा, चुनाव बंद हो जाएंगे, तानाशाही आ जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा? देखिए, सुनिए मेरी बात। अब आवाम का मुद्दा यह है कि लोगों के लिए, डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए तो लोगों के लिए ही सब कुछ है और लोगों के लिए ही सब कुछ होना चाहिए। अब अगर चेंजेस की बात की जाए तो गैर कानूनी तरीके से तो आप देख ही रहे हैं, चंडीगढ़ में क्या हुआ आपके सामने नहीं है। मतलब क्या बाकी छोड़ दिया संविधान में, बताइए आप क्या हुआ मामले में, चुनाव के मेयर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई। देखिए इनको बोले इंटरप्ट ना करें, हिमांशु इनसे कहें। अच्छा ठीक है, क्या हुआ था? निकाह मसियार के नाम पर लड़कियां बेची और खरीदी जाती हैं चार मीनार पर। अच्छा ठीक है, एक बात, चलिए मैं सोचता हूं कि एक बार बात अगर कंप्लीट हो जाए उनकी तो मैं दोबारा से आता हूं नाज़िया आपके पास, है ना जी। कुरैशी जी प्लीज कंटिन्यू। तो देखिए तो सवाल ये है कि संविधान का किस तरह से हनन हुआ, आपके सामने हुआ, जो लताड़ लगी वो आपके सामने है। तो ये तो रोज हो रहा है, ये तो हो रहा है। और अब जब इसको कानूनन जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है, वही बात तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं। अच्छा, और यही बात अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं, यही बात अखिलेश जी भी कह रहे हैं। नाहिदा जी, अखिलेश यादव जी भी कुछ वैसा ही बोल रहे हैं जैसा ओवैसी साहब वहां पर बोल रहे हैं। तो ये क्या ट्यूनिंग है या फिर कुछ और है, ये जानना चाहते हैं लोग। नहीं, देखिए देश में पहली बार ऐसा हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बाकायदा पीसी करके कहा कि लोकतंत्र खतरे में। अभी मैं सुन रही थी कि जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो देश की बात कर रहे थे, तो देश की बात कि देश ये चाहता है, देश को चाहता है। अरे देशवासी तो चाहते हैं कि अब ये वसूली एजेंटों से छुटकारा पाना चाहते हैं, जिस तरह से बीजेपी ने वसूली की है। ये वसूली करने का गिरोह है, गैंग है, ये महाभ्रष्टाचारियों का गिरोह है, इससे देशवासी छुटकारा चाहते हैं। और जो संविधान बदलने की आप बात करें तो खुद बीजेपी के अनेकों प्रत्याशियों ने बाकायदा टीवी पे आया, चैनलों पर आया, वीडियो है, उन्होंने खुद बताया है कि भाई हम संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए हमारी बहुमत लेकर बहुमत की सरकार बनाई है, हमारा इतना आंकड़ा करिए, लोकसभा में भी इतने सदस्य होने चाहिए, राज्यसभा में भी इतने सदस्य होने चाहिए। तो बजाय ये सवाल हमसे पूछने के, नहीं, मेरा आपसे सवाल पूछने का मकसद ये था नाहिद जी, मेरा आपसे सवाल पूछने का मकसद ये था कि सिर्फ डर के सहारे ही क्यों विश्वास जगाने की कोशिश की जा रही है जनता के बीच में। आप मुद्दों की बात उठाइए, आप काम की बात उठाइए, आप ये बताइए कि उनका विकास कैसे करेंगे, शिक्षा, रोजगार, तमाम मुद्दे हैं जो आप उठा सकते हैं। लेकिन ये बताना कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ये बताना कि चुनाव बंद हो जाएंगे, ये तो आके टिक जाएंगे। अब देखिए अब मुझे बोलने का मौका दीजिए। अब आप अगर, और ये भी बोल दीजिए कौन सी प्रवक्ता ने कौन सी चैनल में बताया था। इस तरह से मैं डिबेट नहीं कर सकती। नहीं, मैंने तो आपको नाहिद, मैंने आपको अच्छा सुनिए ना, सौरभ सिकदर थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से अपनी बात रख रही थी, थोड़ा सा रुकिए सिकदर साहब। हाँ बोलिए। नहीं कोई नहीं चिल्लाएगा, आप बोलिए। हाँ देखिए, जो आप बात कर रहे हैं तो मैं तो अभी बता ही रही हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बाकायदा पीसी करके कहा लोकतंत्र खतरे में। और ये संविधान बदलने की क्यों बीजेपी के प्रत्याशी बात करें, अनेकों प्रत्याशी, यहाँ तक कि श्री राम जी की नगरी अयोध्या से जो इनके सांसद प्रत्याशी है, क्या नाम है, लोला सिंह, क्या नाम है उनका, वो भी संविधान बदलने की बात करें। मतलब श्री राम जी की नगरी से भी इतनी महापाप, ऐसी गंदी बातें, ऊंची बातें करें, संविधान बाबा साहब के रचाए हुए संविधान को बदलने की बात करें। क्यों संविधान बदलने की बात करें? क्योंकि इनको आरक्षण खत्म करना है। जिस प्रकार से पिछड़े सिकदर साहब नाम भी ले दिया अब तो उन्होंने, का लाभ मिलता है। अब मुझे बोलने दीजिए, इस तरह से इंटरप्ट ना। नहीं, वो ये कह रहे थे कि आप नाम नहीं लेते हैं, तो उन्होंने आपने नाम भी ले दिया कि किसने संविधान बदलने की बात की थी। वो नाम क्या था? वो शायद वो भी एक बार बोल दीजिए। इस तरह बीच में इंटरप्ट आप इसलिए आप लोग करते हैं कि ताकि हम अपनी बात से। नाहिद जी, मैं तो आप ही की बात कह रहा हूं। देखिए, मैं आप ये देखिए, मैंने कुरैशी जी को नहीं टोका, मैंने किसी को नहीं टोका, मैंने आपको भी नहीं टोका। मैं तो बस ये बोल रहा हूं कि सौरभ सिकदर जो कह रहे थे कि नाम नहीं बताते, वो नाम बता दिया आपने। मैं तो आप ही की तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, धन्यवाद आपका। तो ये आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी, क्योंकि ये पिछड़े दलित आदिवासियों
की सख्त विरोधी। इनकी तो बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी थी कि पिछड़े दलित देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, चाहे वो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी हो। और जो आप डर की बात करें, अरे डर तो भारतीय जनता पार्टी गई और खुद माननीय मोदी जी गए जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का आह्वान किया। पीडीए यानी पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक मुसलमान और आधी आबादी, जब से उनका आह्वान किया उनके अंदर चेतना जगाई है। जब से बीजेपी थर्राई हुई है, डरी हुई है। अच्छा, चेतना जगाई। यहाँ सौरभ सिकदर जी आप तुरंत जवाब दीजिए। ठीक है, तुरंत जवाब दीजिए फिर शर्मा जी के पास। हाँ सौरभ सिकदर जी, एक सेकंड और दीजिए। अब रुक जाइए, मैं फिर से आऊंगा नाहिदा जी, फिर आऊंगा, रुकिए, फिर आऊंगा। सौरभ सिकदर बताइए। एक सेकंड और फिर इनसे जवाब लीजिएगा ना, एक सेकंड। अच्छा ले लीजिए, बोलिए। 400 की बात कर रही है बीजेपी। अरे ये तो ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार की भी बात कर रहे थे, नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, तब भी भारतीय अमेरिकन नागरिकों ने एक नहीं सुनी माननीय मोदी जी की, कोई वोट नहीं दिया ट्रम्प को। वैसे ये कॉन्फिडेंस तो अखिलेश यादव जी भी दिखाते हैं, हर चुनाव में दिखाते हैं, विधानसभा में भी दिखाते हैं, लोकसभा में भी दिखाते हैं। अरे तो ये कॉन्फिडेंस तो आप लोग भी दिखाते हैं। तो कॉन्फिडेंस देखिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, मैं उनसे यह पूछना, अब नाहिद जी आप थोड़ा सा रुकिए ना। शर्मा जी कहेंगे कि देखिए अभी तक उनके पास नहीं आए मुख्य विपक्षी दल है, मैं उनके पास भी आऊंगा। रुकिए, सौरभ सिकदर तुरंत जवाब दीजिए, फिर शर्मा जी। मैं 2 चीज बताना चाहता हूं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। एक तो किसी का वक्तव्य को आप विकृत करके मत बोलिए, बोलना है तो उसका पूरा वक्तव्य सामने लाइए। और दूसरी बात है, हम कॉन्फिडेंट है, हम बोल रहे हैं हम 400 पार जाएंगे, आपको क्या तकलीफ है? अगर सौरभ सिकदर जी नहीं, इस बात पे नहीं, जवाब ये दीजिए कि आपके कौन से वो प्रत्याशी है, कौन से सांसद है जो बार बार कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे? नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि उनका क्या वक्तव्य था, कहाँ बोला था ये नहीं, आप ये तो खुलासा नहीं, वो नाम ले रही हैं, कौन थे जरा बताइए नाहिद जी, किसने बोला था ये? उसका दलील क्या है? दलील का कोई स्तुति है? नहीं, आपने क्या नाम लिया था बताइए ना। अयोध्या के सांसद प्रत्याशी बताए तो लोला सिंह, क्या नाम है उनका, मेरठ के जो उनको तो नाम तक पता नहीं है, उसका वक्तव्य अरे नाइट जी पहले नाम पता करके आइए, तैयारी करके आइए। यहाँ पे झूठ बोलेंगे तो आपका पार्टी का छवि खराब होगा। यहाँ पे आप झूठ बोलेंगे तो आपका पार्टी का छवि खराब होगा। जब नेशनल चैनल में डिबेट के लिए आते हैं तैयारी करके आइए। आपको तो नाम तक पता है नहीं, आप बोल रहे हैं संविधान पता। अच्छा, हाँ, तैयारी के साथ आइए। अच्छा, वो नहीं, लल्लू सिंह की बात कर रही है वो ना, ठीक है। इनको नाम तक तो पता है नहीं, वो उनका क्या हो जाता है। की बातें कर रहे हैं, नाम ही ऐसा है, बताइए। अब आप व्यक्तिगत मत जाइए कि नाम ही ऐसा है। श्री राम जी की नगरी है, अरे व्यक्तिगत क्या जाइए, रोज माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं क्योंकि वो पिछड़े समाज के हैं, इसलिए माननीय मोदी जी से लेकर पूरी बीजेपी अभद्र अपमानित करती है क्योंकि पिछड़े से। यहाँ पर कोई किसी के व्यक्तिगत तौर पर कोई बयान नहीं दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। यह समाज का बात नहीं है। माननीय मोदी जी कहाँ से आते हैं? चलिए ठीक है, अच्छा रुकिए, अच्छा ठीक है शर्मा जी। अच्छा एक मिनट शर्मा जी, पहले चरण के बाद आप में कितना कॉन्फिडेंस है, जरा आप भी बता दीजिए। एक मिनट रुकिए शर्मा जी, पहले चरण के बाद कितना कॉन्फिडेंट आप हैं? और विपक्ष के बारे में जो बीजेपी कह रही है कि फियर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फियर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए, बयान के अंदर जो बयान बीट थे संविधान बदलने के लिए, वो अनंत हेगड़े थे कर्नाटका के। आप उनसे पूछना चाह रहे थे, शायद उन्हें याद नहीं था और आपको याद था और आपने बताया नहीं। मैं आपकी बात को पूरी कर देता हूँ। और ऐसे बहुत से बयान भी रहे भाजपा के जो ऐसे बयान देते हैं जो खासकर भाजपा के नेताओं को याद नहीं रहता। उसकी एक कहावत है कि जिस तरह से चींटी को कपड़े नहीं पहनाए जा सकते और हाथी को गोद में नहीं लिया जा सकता, उसी तरह से भाजपा के नेताओं से सच नहीं बुलवाया जा सकता। अब आती है बात डर किसने पैदा करा? हिमांशु जी, डर तो भाजपा ने पैदा करा। देश के अंदर जब इलेक्शन हो रहा है, उत्सव हो रहा है इलेक्शन का, तो वो डर और खौफ किसने पैदा करा संविधान बदलने के लिए? और भाजपा के नेताओं ने स्टेटमेंट दी, उसका विरोध हमारे देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, देश के 145 करोड़ के जनमानस प्रधानमंत्री थे, इसका विरोध क्यों नहीं करा? उन्होंने ये तो कह दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आएंगे और संविधान नहीं बदलेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान उनके नेता करते हैं और देश के प्रधानमंत्री उनको नहीं कहते हैं। ये तो डर तो उन्होंने पैदा करा। जब डर से लगा डर तो ग्राफ लगा गिरने, तो साउथ
साउथ साफ और नॉर्थ साफ। अब आप कह रहे हैं कि डर कौन डरा है? डर देश की जनता ने भाजपा के मन में बिठा दिया है कि अगर आप संविधान के दायरे में रह के रहोगे तो आप नेता रहोगे, और अगर आप संविधान को तोड़ने की कोशिश करोगे, जनतंत्र के अंदर हमारे अधिकारों का हनन करोगे, तो जिस तरह से हमने पिछली सरकारों में, चाहे वो कोई भी सरकार हो, इस उंगली के बटन से बदली है, तो हम आपको भी बदल देंगे। ये डर। अच्छा, लेकिन शर्मा जी एक बात बताइए, अभी शर्मा जी आपने भी सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मध्य प्रदेश पहुंचे थे चुनावी सभा करने, और उन्होंने इस बात को खुलकर कहा कि संविधान कोई नहीं बदल सकता। बीजेपी का डर दिखाकर कांग्रेस देश में संविधान बदलने का भ्रम फैला रही है। मैंने अभी आपके सामने एक उदाहरण दिया था ना कि चींटी को कपड़े नहीं पहनाया जा सकते और हाथी को गोद में नहीं उठाया जा सकता, और भाजपा के नेताओं से सच नहीं बुलवाया जा सकता। तो देश के प्रधानमंत्री सच बोलते कहाँ है? अगर वो सच बोलते तो उसके अंदर अनंत हेगड़े के खिलाफ कार्रवाई करते। अच्छा, और आपके जो भी मेरठ के अंदर राम जी लड़ रहे हैं, हाँ। वो राम जी क्या स्टेटमेंट दे रहे थे वो भी पढ़ के बताओ। अच्छा ठीक है, तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करते। अच्छा, तो देश की जनता को ये ना कहते कि बाबा साहब अम्बेडकर भी संविधान नहीं बदल सकते। बिल्कुल ठीक है, इस देश का संविधान इस चुनी हुई सरकार की हिम्मत नहीं है कि बदल दे। तो फिर आप लोग क्यों डर दिखा रहे हैं? अच्छा, ये आप खुद मान रहे हैं, ये आप कह रहे हैं ना कि देश की चुनी हुई सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो संविधान बदल दे, तो फिर क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जीत गए तो संविधान बदल देंगे? भैया बिल्कुल वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विपक्ष होने के नाते। एक मिनट शेखर जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मिनट। हाँ, क्यों कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि सरकार के जो कृतकर्म है जिसमें उनकी मंशा संविधान बदलने के लिए है, और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप हैं, ये बात देश की जनता तक पहुंचे, इसलिए जिम्मेवारी विपक्ष खूबी से निभा रहा है। नहीं, आप लोग तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ विपक्ष कह रहे हैं ना कि ये आ गए तो संविधान बदल देंगे। आप लोग तो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं ना कि ये आए तो संविधान बदल जाएगा, बदल देंगे, राजतंत्र शुरू हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। देश के अंदर हिमांशु जी संविधान लिखने के लिए देश के हर लोगों ने अपनी प्राणों की आहुतियां दी। अच्छा, मतलब आज कम से कम ये बात अच्छी लगी। शर्मा जी सुनिए ना, आज कम से कम ये बात करने की कोशिश मत करिए। मैं सही बताइए, मैं तो कितना हर किसी को अच्छा वक्त दिया मैंने, आपने खुद बोला। और एक मिनट शर्मा जी, ये बात दर्शकों को यहां पर समझनी होगी कि आपने इस बात को माना है कि कोई भी चुनी हुई सरकार संविधान नहीं बदल सकती, आपने भी माना कि नहीं बदल सकती? बिल्कुल, मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर कोई हिटलर शायद अपनाना चाहे फिर भी क्योंकि नाजिया इलाही खान अंदर इस देश की जनता की ताकत है। हाँ शर्मा जी, फिर भी क्योंकि नाजिया इलाही खान अधिवक्ता भी हैं, जो 102 सीटों का था वो भाजपा के अहंकार को तोड़ रहा है। ठीक है, ये आपका कॉन्फिडेंस है, ये बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट रहना भी चाहिए। नाजिया इलाही खान, क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं, क्या संविधान बदलना आसान है जैसा विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ये आ गए तो संविधान तो इस बार बदल ही गया, 101% बदल गया? देखिए, संविधान बदलना आसान नहीं, नामुमकिन है, कोई नहीं बदल सकता है। हाँ, संविधान के आर्टिकल 44 को जिसने नहीं मानने की कसम खा के रखी है उसको मनवाया जरूर जाएगा। कॉमन सिविल लॉ ये किसने लिखा है भाई आर्टिकल 44 में? अब आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं बहुत सम्मान दे रही हूँ, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। अरे कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं पर अत्याचार किया। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश में घुसपैठिया आए हुए और देश का बुरा करने वाले अजमल कसब जैसे और बुरहान जैसे लोगों के समर्थन में खड़ा होता है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो भारत के टुकड़े पर इंशाल्लाह देश की जिस आजादी के अंदर आप सांस ले रहे हैं, उस देश की आजादी के अंदर देश के कई आपके पूर्वज और मेरे पूर्वजों ने कांग्रेस के रूप के अंदर शहादत दी है। भैया आप थोड़ा सा फोकस में जाइए। ने इस देश को बनाया। जब देश के अंदर गुलामी थी तो उसी गुलामी के अंदर जब हम सब और हमारे पूर्वज लड़ रहे थे तो आप जैसे लोग नहीं थे जो अपने देशवासियों को नक्सली कह देते थे, राष्ट्रद्रोही कह देते थे। एक एक करके बोल लीजिए ना प्लीज। शर्मा जी मैं देखिए आपके पास आऊंगा, पक्का आऊंगा शर्मा जी, पहले बात थोड़ी सी कंप्लीट हो जाने दीजिए। हाँ, समाजवादी पार्टी के लिए क्या देश की महिलाएं भूल जाएंगी कि यही अखिलेश यादव के पिता थे जो कहते थे कि लड़कियां टाइट जीन्स पहनती हैं तो लड़कों का दिल मचल जाता है, गलतियां हो जाती हैं। क्या आजम खान की बातों को क्या देश की महिलाएं भूल जाएंगी जो जिया पर्दा के इनर गारमेंट्स को झांकते थे? क्या ये सब भूल जा सकती हैं देश की महिलाएं? कभी नहीं भूलेंगी। और अखिलेश यादव ने बजाफ्ते मीडिया के सामने कहा था
कि भैया ना वो और ना वो उनकी बीवी कोई पाठ पूजा पर यकीन नहीं करते हैं। अभी बरसाती मेंढक हो गए हैं, अभी तो बड़ा राम भगवान याद आ रहे हैं, अभी तो बड़ा पूजा आराधना कर रहे हैं। ऐसे तो बजाते स्टेटमेंट देते हैं कि बिल्कुल भी पाठ पूजा ना डंपल जी करती हैं और ना ही अखिलेश यादव करते हैं। अच्छा, देश की जनता बिल्कुल तुरंत शांत है। अच्छा, एक मिनट नाहिद जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है, तो नाहिद जी इसका भी जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि विवादित बयानों की आपने बात की थी, आपने लल्लू सिंह का जिक्र किया था, लेकिन नाजिया ने समाजवादी पार्टी के ही कुछ नेताओं का जिक्र कर दिया, तो जवाब बनता है थोड़ा सा। हिमांशु जी देखिए, मैं किसी पे इंटरप्ट नहीं करती, इसलिए मुझे भी कोई इंटरप्ट नहीं करेगी। अभी आप बता रहे थे कि माननीय मोदी जी ने संविधान के बारे में बताया कि वो बीजेपी संविधान नहीं बदलना चाहती है, ये आपने बताया ना मुझे कि उन्होंने मंच से कहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। अच्छा, अगर भ्रम फैलाया जा रहा है तो ये जो दो कैंडिडेट्स मैंने बताए आपको, एक मेरठ के और एक अयोध्या के, इन दोनों कैंडिडेट्स को विड्रॉ कर ले माननीय मोदी जी। कहाँ विड्रॉ किया? अगर भ्रम फैलाया जा, अब देखिए बीच में नहीं, लेकिन पॉइंट अब बौखलाने की जरूरत नहीं है। नहीं, अरे वो बौखला नहीं रही, वो तो एक पॉइंट रख रही हैं, वो तो आपको रास्ता बता रही हैं कि अगर संविधान को लेकर आप इतने गंभीर हैं, तो नाहिद जी आपको एक रास्ता दिखा रही हैं कि आप इस पर अमल कर सकती हैं। नहीं देखना है रास्ता, आपके चैनल को दिखाएं, जब मैं बोलूं कृपया इंटरप्ट ना करें। नहीं तो लेकिन तो मतलब आपसे बोल रही हैं, आप करेंगी नहीं? समाजवादी पार्टी की मंशा नहीं है करने की? उनसे हमारी कोई चर्चा नहीं है। तो मतलब कहीं पर कुछ भी होता रहेगा, आप देखते रहेंगे? अरे आप एंकर हैं कि कौन एंकर है भाई? आपको बता रही हूँ। मेरा नाम हिमांशु दीक्षित है, शायद पहली बार मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ, है ना? और इसीलिए मैं बात सुन ले। हाँ, इतनी जल्दी बात ना काटा करे ना। अरे मेरी बात सुनिए नाहिद जी, मेरी बात सुनिए, यही तो बात है, आप जनता की सुनती नहीं है। अगर कुछ गलत आपके सामने हो रहा है तो आप उस पर कुछ तो एक्शन लेंगी, आप अपनी तरफ से कुछ तो करेंगी या देखती रहेंगी? ये मुद्दा उठाया उन्होंने। अब मैं बोल लूं अगर आप इजाजत दें? मेरी इजाजत क्या? बोलिए ना। अब मैं ये कह रही हूँ कि माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है संविधान को लेकर, तो दोनों कैंडिडेट्स को विड्रॉ करें। लेकिन कहाँ विड्रॉ किया? अभी तो गए थे मेरठ, जो कैंडिडेट है उनको उनके प्रचार में गए थे और उनको खूब वाहवाही गई और कहा जो इनकी राय वही मेरी राय। और अब अगर आप जो बता रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं भ्रम फैला रहे, तो इसका मतलब कि श्री राम जी की नगरी अयोध्या मोदी जी नहीं जाएंगे उस कैंडिडेट के प्रचार में ना, लल्लू सिंह के प्रचार में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो गलत बात कर रहे हैं। तो ये बीजेपी फिर वो श्री राम की बात आ गई। अब अभी कोई पूछ लेगा कि अखिलेश यादव कब जाएंगे, तो शायद इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। नाम तो ठीक से ले लिया। यही तो अखिलेश जी के नाम का तो 120 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है बीजेपी को। सोते जागते अखिलेश जी दिखते, क्योंकि अखिलेश जी ने पीडीए का आह्वान कर दिया और जनमानस अपना आशीर्वाद समर्थन माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को दे रही है। अभी 8 सीटों पे जो पहले फेज पे चुनाव हुआ, 8 की वैसे पीडीए को लेकर आप ही लोग क्लियर नहीं हो पाए थे। अच्छा, एक मिनट कुरैशी जी प्लीज। हाँ, गठबंधन जीत रहा है। कुरैशी जी प्लीज, हाँ बोलिए। जो महिलाओं की बात, नायदा जी, यही नायद जी एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आप लोग मुद्दा उठाते हैं, अच्छी बात है, आप लोग मुद्दा उठाइए, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से कुछ प्रयास भी कीजिए। आप लोग प्रयास नहीं करते हैं, ये बात जनता समझती है, ये बात जनता समझती है, और इसीलिए आपका जो कॉन्फिडेंस रहता है हर चुनाव से पहले, इसीलिए जो आपका कॉन्फिडेंस रहता है हर चुनाव से पहले, वो चुनावों के बाद गिर जाता है। अरे जनमानस तो ये भी समझ रही कि बीजेपी इतनी कमजोर हो चुकी है कि उनकी मदद में आपने एक और राजनीतिक विश्लेषक को बीजेपी के नेता, जो छिपी हुई बीजेपी नेता, उनके अरे आप दो ने अब 3-4 बैठा लीजिए तो भी कमजोर है। अरे बहुत कमजोर है, एक अकेला समाजवादी इन पर भारी है। आप 3-4 पे बैठा ले तो भी हम फायदा नहीं पड़ेगा। जनमानस ने तय कर लिया। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। दानिश कुरैशी जी प्लीज अपनी बात रखें। अरे अब आप देखिए ना उत्तर प्रदेश। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं हिमांशु जी, जैसा कि आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा और तमाम को पैनलिस्टों ने जो कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो कह चुके कि भाई देश का संविधान कोई नहीं बदल सकता। दरअसल वो जो बात सुनिए मेरे, तो वो जो बात कह रहे हैं ना, वो उनकी करनी और कथनी की बात है। सवाल ये है कि उनकी जो कथनी होनी चाहिए उसके मुखालिफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और तमाम लोग कह रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको चंडीगढ़ का वो दिया उदाहरण, और कई ऐसे उदाहरण हैं जहां संविधान का सीधा हनन होता रहा है।
तो संविधान में बदलाव की जरूरत नहीं है कि वो रिटर्न करे, लेकिन जो मोरालिटी है, जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रधानमंत्री से लेकर के एक आम इंसान तक की, उसमें जो जनमानस भारतीय जनता पार्टी बैठाती जा रही है, यही प्रतिबिंब है, चाहे वो अयोध्या के कैंडिडेट हो उसमें या और किसी कैंडिडेट में। लेकिन सवाल यह है कि आप बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं। दूसरे नंबर की बात, भारतीय जनता पार्टी के कॉन्फिडेंस की आपने बात की कि 400 पार, तो सवाल यह है कि जो गारंटी की जो बात कर रहे हैं, ये तमाम गारंटी 2014 से लेकर 2019 में फिर रिपीट, लोगों ने उसको देख लिया किस तरीके से हुआ। एक बार देकर दिया, दूसरी बार भी हमने देखा, यही प्रधानमंत्री पद जी पे बैठे विराजमान नरेंद्र मोदी जी बार बार ये कहते रहे हैं कि कभी मुझे 50 दे दीजिए, मुझे कभी ये करने दे दीजिए, वो करने दे दीजिए। तमाम चीजें, नोटबंदी में जो हालात हुए, कोविड में जो हालात हुए, ये तमाम चीजें आपके सामने, इसलिए अब इनकी कोई गारंटी डब्बे में जाने वाली है, इससे विशेष और कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि हिमांशु जी आप तो मिठाई बांटिए, नए प्रधानमंत्री कोई भी आएंगे वो खुशियों का माहौल। देखिए मैं मिठाई तब बांटूंगा जब जितने भी फेज हुए हैं वोटिंग के वो सब हो जाएंगे और वोटिंग प्रतिशत पिछली बार से बहुत ज्यादा होगा, तब मैं मिठाई बांटूंगा। वेलकम होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। अच्छा मेरे को शर्मा जी, मैं आ रहा हूं सिकदर साहब, लेकिन एक बात शर्मा जी, मेरे को ये सवाल है, ये क्योंकि अभी जो मुद्दा उठाया कुरैशी जी ने, उसी से मेरे को ये सवाल आया है कि पीएम मोदी 2014-2019 में बोला कि मेरे को इतना दिन दे दीजिए और उतने दिन उनको मिलते रहे, जनता ने उन पर विश्वास भी किया। लेकिन विपक्ष में जो इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे वो अखिलेश जी हों, राहुल गांधी हों या फिर बाकी के हों, ममता बनर्जी, सब लोग बड़े बड़े चेहरे, जब वो जनता के बीच में जाते हैं तो फिर उनको जनता क्यों विश्वास नहीं करती, क्यों उनको वोट नहीं करती है? देखिए देश का चुनाव के अंदर देश के जनमानस इस संविधान और लोकतंत्र के अंदर डिसाइड करता है कि कौन सी सरकार और कौन सी सरकार के मुखिया की बात उसे पसंद आती है। आज क्या कारण है कि 102 जो चुनाव का पहला फेज हुआ उसके अंदर भाजपा की तोते क्यों उड़े? क्योंकि आज देश का विपक्ष जो इंडिया गठबंधन के रूप में आया है, वो देश के मुद्दों की बात कर रहा है, वो बेरोजगार की बात कर रहा है, वो महिला की बात कर रहा है, वो देश के अंदर इंटरनल सर्वे आ गया क्या शर्मा जी? बात कर रहा है। अब अभी मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मेरा प्रश्न तो है ही नहीं। और देश का जो मुख्य सत्ता पक्ष है वो मुद्दों की बात नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, धर्म की राजनीति के ऊपर जा रहा है, संविधान बदलने की बात कर रहा है। और आपने संविधान बदलने के लिए कुछ महानुभावों के नाम पूछे थे, उसके अंदर एक सलाहकार है देश के प्रधानमंत्री के, विवेक ओबराय, उन्होंने भी एक जिक्र किया था, हेमंत हेगड़े जी ने किया था, और 27 जनवरी 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इसका जिक्र करा था। तो ये मंशा तो भाजपा के अंदर शुरू से रही है, क्योंकि जो संघवादी भाजपा है उसकी तो नसों के अंदर ये सर्कुलर को हटाकर संविधान बदल के अपनी हिटलरशाही लाने की मंशा रही है। यही कारण है कि उसको अपनी ताकत के ऊपर रखकर लोग के अंदर जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको कठपुतली बना के रखना है। उसी का कारण है कि आज उनके पास ना अपने नेता है, ना उनके पास अपने प्रवक्ता है। आज उनको ये सब वॉशिंग मशीन की तरह दूसरी पार्टियों से लेना पड़ रहा है। और जबकि ये कहा जाता है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके बाद भी इतनी कमजोर, इतनी लाचार पार्टी है कि उसके पास अपने को भी बात से लेना पड़ रहा है। आवाज में शायद आज भाजपा की। इसका जवाब ले लूं क्योंकि तीखा प्रहार है। तो सौरभ सिकदर जी थोड़ा सा जवाब दीजिए, बताइए इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, शर्मा जी ने एक बहुत अच्छा बात किया है, मुखिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपका मुखिया कौन है? इंडी जोट का मुखिया कौन है? हमारा मुखिया का नाम तो जानते हैं, पूरा देश जानते हैं, पूरा। अरे भैया आपके टाइम पे नहीं बोला था, थोड़ा सुन लीजिए ना। जाइए ना शर्मा जी देखिए कितने प्यार से सुन रहे थे वो। अब जरा सुन लेते हैं। सुन रहा था मैं तो सुन रहा था, मैंने आपको तो इंटरप्ट नहीं किया। तो हम अपना मुखिया भी, हमारे मुखिया भी सामने है, और सरकार में आने के बाद हम क्या करेंगे वो भी हमारे सामने है। तो हम तो 4 जून के बाद फिर देश के सेवा में क्या करना है हम उसका सोच रहे हैं। ये अपना मुखिया का सोचे, और जो पूरा विरोधी मिलके ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब मुबारक हो। ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, ख्वाब देखने से सेहत अच्छे रहते हैं। आप ख्वाब देखते रहिए, हम जनता का सेवा का सोचते रहेंगे कि 4 जून के बाद फिर से कैसे जनता के सेवा में हमें उतर जाता है। ठीक है, साधुवाद देता हूं आपको कि आपने मुखिया की बात करी। मेरे देश का मुखिया इस देश का बेरोजगार है, मेरे देश का मुखिया इस देश का किसान है, मेरे देश का मुखिया इस देश की वो महिला जिसके साथ भाजपा ने नित्य नए अपराध किए हैं। मेरे देश के अंदर
मेरे देश का मुखिया वो है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आपने खत्म करके चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया। हमारे मुखिया इंडिया गठबंधन के अंदर वो सब लोग हैं जो देश के अंदर आज परिवर्तन की लहर के ऊपर एक नई सरकार की तरफ जाते हैं। वो अखिलेश के साथ भी हैं, वो तेजस्वी यादव की जीत के साथ है, वो ममता के साथ है, वो राहुल सरकार का मुखिया कौन होगा? वो हर उस इंडिया गठबंधन के साथ है जो देश के मुद्दों की बात करता है, ना कि धर्म और मजहब के अंदर उलझाता है। सारे नॉन प्लेइंग कैप्टन है, कैप्टन लेस टीम है, सारे नॉन प्लेइंग कैप्टन है। एक मैच में कैप्टन खिलाते हैं, दूसरे मैच में नहीं जी, इस मैच में आपकी भी भागीदारी बहुत जरूरी है, बोलिए ना। उसका नाम है नरेंद्र मोदी और उसी के कैप्टनसी में हम खेल रहे हैं। ठीक है। हाँ हिमांशु जी, देखिए अभी जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, आप देखिए 2019 के मुकाबले 2024 में कुछ नहीं तो हर एक 8 सीट्स पे कम से कम 5 से 8% वोट की कमी आई है, वोट परसेंटेज की कमी आई है। और उत्तर प्रदेश में आप बंगाल से कंपेयर कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी कम वोटिंग हुई है बनिस्बत बंगाल के। तो अब आप ये समझिए कि जो ये कम वोटिंग हुई है, तो ये सत्ता पक्ष से जो लोग नाखुश हैं, क्योंकि इनके डबल इंजन की सरकार है ना उत्तर प्रदेश में, तो लोग नाखुश है, इसलिए जो इनके समर्थक है, जो इनके लोग जिनको ये कहते हैं हमारे जेबी वोटर, वो नहीं निकले इनको वोट करने। और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही वोटिंग हुई है, जमकर वोटिंग हुई, झमाझम वोटों की बारिश हुई है। ये अच्छा है कि जनता ने, जो मतदाता थे, उन्होंने आपको पहले ही बता दिया कि हमने किसको वोट किया है, किसको वोट नहीं किया है। चलिए ठीक है, मैं तो ये चाहूंगा कि ये कॉन्फिडेंस जो सबके चेहरों पर दिख रहा है, ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही 4 जून को भी बरकरार रहे। ऐसा